हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 10 एन एलियन हैंड। तो ये बिफोर यू रीड में हम देखते हैं मतलब चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है, जो चैप्टर जिस पे स्टोरी बेस्ड है इस चैप्टर की, उसके बारे में बताया गया है। इसमें बोलते हैं कि क्या तुमने विकिंग मिशन के बारे में सुना है जो मार्स पर गया था। तो नासा का मिशन था। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने विकिंग जो मिशन है वो भेजा था मार्स पर, और जो कि था बना हुआ था दो स्पेसक्राफ्ट का, विकिंग 1 एंड विकिंग 2। और दोनों में थे ऑर्बिटर और लैंडर। ऑर्बिटर का मतलब होता है जो एक प्लैनेट के चक्कर लगाता है, और लैंडर का मतलब होता है चक्कर लगाने के बाद उस पर लैंड करता है, उस पर जाके बैठता है और रिसर्च करता है, वो होता है लैंडर। तो इन का जो प्राइमरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि मार्स के इमेजेस लेना और वहाँ की जो मिट्टी है उसके सैंपल लेना। मार्टियन सरफेस का मतलब होता है मार्स के सरफेस के इमेजेस लेना और उसके सैंपल्स लेना, और उसको कलेक्ट करके जो भी अगर कोई पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ है, अगर मार्स पे कोई लाइफ पॉसिबल है तो उसके साइंस इकट्ठा करना। तो विकिंग 1 जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था 20 अगस्त 1975 को, और मार्स पे पहुंचा था 19 जून 1976 को। तो ऑलमोस्ट एक साल उसको लग गया था। विकिंग 2 लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 1975 को, और मार्स में एंटर किया था और उसकी ऑर्बिट में 7 अगस्त 1976 को। और उसने जो विकिंग मिशंस थे उसने क्या किए थे, फोटोग्राफ्स भी लिए थे और डाटा भी कलेक्ट किया था वहाँ का मार्टियन सरफेस का। तो दो लैंडर्स जो थे उसने 3 बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो देखने के लिए कि वहाँ पे क्या मार्स के सरफेस पे कोई लाइफ पॉसिबल है। एज ऑफ नाउ और अभी तक ऐसे कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे हमें पता लगाया जा सके कि वहाँ पे कोई लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लाइफ के साइंस है उसकी सॉइल में। उस लैंडिंग के बाद हमें ये तक तो नहीं पता लगा था। अब ये था बेस इस स्टोरी का, और इस स्टोरी को अब हम स्टार्ट करते हैं। Tillu, how often have you been told not to go that far? But why does Daddy go there every day? Because that's his job, टिल्लू। तो एक बच्चा है टिल्लू, वो अपनी मदर से आर्ग्यू कर रहा होता है। तो वो क्या होता है कि वो बार बार ना बाहर की तरफ चला जाता है। तो उसकी मदर कहती है कि तुम इतनी दूर क्यों जाते हो। तो वो बोलता है कि पापा तो रोज़ जाते हैं, डैडी रोज़ जाते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है कि ये जो तुम्हारे डैड हैं उनका काम है और तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। मगर That's why was an underground passage. Tillu's father went every day for work. तो इसमें जो टिल्लू के फादर होते हैं वो एक अंडरग्राउंड पैसेज से, जो अंडरग्राउंड मतलब जो ज़मीन के नीचे ऐसे पैसेज से निकल के डेली के डेली काम करने के लिए जाते थे और वापस आते थे। What lay at the end of that forbidden route? Not only Tillu but a great majority of community would have liked to know. तो उस जो एंड ऑफ द रूट है, जो रूट जाता है बाहर की तरफ, जो अंडरग्राउंड है, उसके बाहर क्या है ये सिर्फ टिल्लू ही नहीं जानना चाहता था, बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते थे। टिल्लू's फादर वॉज वन ऑफ द सेलेक्ट फ्यू परमिटेड टू गो दैट वे। और टिल्लू के जो फादर थे वो बहुत ही कम में थे, लोग में से एक थे जो वहाँ तक जा सकते थे। The above conversation invariably took place between Tillu and his mother, whether he insisted on following his father. फिर ये वाली जो पूरी बहस थी वो चल रही थी कि हम, टिल्लू कहता था कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मदर कह रही थी कि नहीं तुम उस तरफ उस पैसेज से होके बाहर नहीं जा सकते। टिल्लू कहता है कि पापा तो जाते हैं। फिर वो मदर बताती है कि वो मतलब उनका काम है, और ये ऐसी करके उनकी बहस पूरी चल रही होती है। Today, however, was different. Tillu's father was enjoying a siesta at home and Tillu managed to get hold of his security guard. और मगर आज का दिन जो था वो कुछ अलग था। तो टिल्लू के फादर थे जो अपने होम में बैठे हुए थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, आराम कर रहे थे, और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके फादर का, वो टिल्लू ने ले लिया था, और बच के अपनी मम्मी की और अपने पापा की नज़रों से बच के उस फॉरबिडन पैसेज की तरफ से टिल्लू जाने लगा। मेटल डोर ने उसकी एंट्री को बार कर दिया था, मगर जो टिल्लू था उसने अपने फादर को देखा हुआ था उस कार्ड को यूज़ करते हुए। तो इसी तरीके से टिल्लू ने वो कार्ड को यूज़ किया और जो डोर था वो खुल गया बिना किसी आवाज़ किए हुए, और उस पैसेज की तरफ से वो निकलने लगा। स्नैचिंग द कार्ड विच हैज़ कम आउट ऑफ अनदर स्लॉट इन द वॉल, टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च अलॉन्ग अ जेंटल अपवर्ड स्लोप। तो फिर उसने आगे बढ़ता हुआ वो कार्ड के साथ अपने, फिर जब वो आगे बढ़ रहा था एक और कार्ड निकला और उसके साथ साथ वो आगे की तरफ बढ़ता गया। वो पैसेज अंडरग्राउंड था और अंडरग्राउंड पैसेज में वो आगे 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 बढ़े जा रहा था। अंडरग्राउंड हैबिटेड टू द सरफेस टू द प्लैनेट, और वो जो था अंडरग्राउंड से वो प्लैनेट के सरफेस की तरफ आगे बढ़ रहा था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन
if it was daytime or the stars if it was night about which he had heard and read so much। और वो देखना चाहता था सूरज की रोशनी अगर वो दिन होता और चांद और तारे अगर वो रात होती तो जिसके बारे में टिल्लू ने पहले से बहुत कुछ सुन रखा था, मगर क्योंकि वो अंडरग्राउंड रहते थे इसलिए उसने कभी ना ही सनराइज देखा था, ना ही सूरज की रोशनी देखी थी और ना ही तारे देखे थे। टिल्लू हैड underestimated the security arrangement. Invisible mechanical devices had already detected and photographed the small intruder. तो टिल्लू ने क्या किया था, अंडर एस्टिमेट किया था, मतलब सोचा था कि जो सिक्योरिटी फीचर्स होंगे वो इतने ज़्यादा टाइट नहीं होंगे, मगर जो सिक्योरिटी फीचर्स थे वो काफ़ी टाइट थे और वहाँ पे जो डिवाइसेस लगी हुई थी उन्होंने टिल्लू की पिक्चर भी ले ली थी और स्मॉल इंट्रूडर मतलब छोटा घुसपैठिया इंट्रूडर होता है घुसपैठिया, उस घुसपैठियों को पकड़ भी लिया था और जो पिक्चर्स थी वो सेंट्रल ब्यूरो को भेज दी थी जहाँ पे वो चेक हो रही थी। एंड बिफोर ही हैड एडवांस 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder। और जैसे कि वो थोड़ा और आगे बढ़ता एक भारी भरकम हाथ उसके शोल्डर पे आके रखा किसी ने। Gently but firmly he was escorted by security staff back home to an anxious and angry mother। और सिक्योरिटी जो स्टाफ था वो टिल्लू को वापस ले गया उसके घर जहाँ पर उसकी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। While he was being scolded he received help from an unexpected क्वार्टर। और जबकि मतलब जिस टाइम पर उसकी डांट लग रही थी तब कुछ थोड़ी अलग सी चीज़ हुई। फिर उसके पापा आते हैं, वो बोलते हैं उससे टिल्लू से, जो अभी अभी उठे थे, वो टिल्लू को कुछ चीज़ें समझाते हैं। इफ़ ही इज़ प्रॉपरली ब्रीफ्ड ही विल नॉट डू सच अ थिंग अगेन। और मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि अगर इसको टिल्लू को थोड़ी थोड़ी बातें समझा दी जाएंगी तो ये दोबारा ऐसी कोई काम नहीं करेगा। फिर वो कहते हैं सुनो कि मेरा जो काम है वो है सरफेस पे जाना और ऑर्डिनरी पर्सन जो हैं वो उस जगह पर जाके सरवाइव नहीं कर सकते हैं। जो हवा होती है वो बहुत ही पतली होती है और उस हवा में हम सांस नहीं ले सकते हैं। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है और तुम इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाएगी कि फ्रीज टू डेथ, मतलब तुम मर जाओगे जम के, इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड हो जाएगी। मगर डैडी आप तो वहाँ पे जाते हैं, ऐसा टिल्लू बोलता है। तो वो बोलते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ जाता हूँ जिसमें रिजर्वायर है ऑक्सीजन का और ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं अंदर से मुझे गर्म रखती हैं। जो बूट्स हैं वो भी स्पेशली डिज़ाइन किए हुए हैं ताकि मैं उसके सरफेस पे चल सकूं। व्हाट्स मोर आई हैव बीन ट्रेन टू सर्वाइव एंड वर्क ऑन द सरफेस। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरे को ट्रेनिंग मिली हुई है ऐसे सरफेस पर चलने के लिए और ऐसी जगह पर सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। फिर वो आगे बताते हैं कि एक समय ऐसा टाइम था जब उनके जो फोरफादर्स थे, उनके जो पूर्वज थे, वो बहुत ही नेचुरली आराम से रहा करते थे मार्स के सरफेस पे। मगर फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स बीतते गए, समय बदलता गया। जो सन उनको एनर्जी प्रोवाइड करता था, वो सारे की सारी अच्छी चीज़ें जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ थी वो प्रोवाइड करता था, वो हॉस्टाइल होने लगा, मतलब उनके लिए बुरा साबित होने लगा। और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई और नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगा। और जिसकी वजह से क्या हुआ, सबसे पहले बर्ड्स ख़त्म हुई, फिर उसके बाद एनिमल्स ख़त्म हुए और फिर फिशेस भी ख़त्म होने लगी। मगर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सरवाइव कर पाए क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी सुपीरियर थी। मगर ह्यूमन बींग्स सरवाइव तो कर पाए मगर उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहना पड़ रहा है, सरफेस के अंदर अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है। फिर वो कहते हैं कि मगर थैंक्स टू सोलर एनर्जी की हेल्प से उनको जो है सफिशिएंट एनर्जी वो लोग डेवलप कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल है। बट द मशीन्स विच मेक दिस पॉसिबल मस्ट ऑलवेज बी इन वर्किंग कंडीशन। फिर वो बोलते हैं कि ये सारी जो मशीन्स हैं जो ऐसा पॉसिबल बना पाती हैं हमारा रहना, उनको हमेशा सही और काम करने वाली कंडीशन में रहना चाहिए, वरना यहाँ पर रहना, इस सरफेस पर रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। और हमारी जो टीम है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारे के सारे काम करती है और सबको वॉच करती है। फिर वो जो होता है टिल्लू अपने डैडी से पूछता है कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। तो उसके फादर बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो, मगर ऐसा करने के लिए तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बॉय बनना पड़ेगा और अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी। हिज मदर एज यूजुअल द लास्ट वर्ड। तो ये वाली बात जो होती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की बात माननी पड़ेगी, अच्छा बॉय बनना पड़ेगा, ये वाली बात टिल्लू की मदर बोलती हैं। तो अब टिल्लू थोड़ा सा मतलब हो गया होता है कि समझ गया होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, जब टिल्लू के फादर अपने वर्क पे जा रहे होते हैं, वो मतलब पाते हैं कि कंट्रोल रूम में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सी है और जो लोग हैं वो बिल्कुल लोगों ने घेरा हुआ है, टीवी स्क्रीन के सामने घेर के बैठे हुए हैं और वो एक डॉट टाइप का शो कर रही है जो
सरफेस है उस पर। वो कहते हैं कि क्या ये कोई स्टार है जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। आर कंप्यूटर हैड गिवन अ ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, इट्स हेडिंग टुवर्ड अस। फिर वो लोग देखते हैं कि जो उनका कंप्यूटर होता है वो उन्होंने उसका मैप बताया होता है, रास्ता बताया होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। ये हो सकता है द सुपरवाइज़र ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, मतलब जो सुपरवाइज़र होता है वो टिल्लू के फादर को एक्सप्लेन करता है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमारी तरफ बढ़ रही है। स्पेस क्राफ्ट, टिल्लूज फादर आस, बट नाउ ही वॉज जॉइंड बाई हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। फिर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि क्या ये कोई स्पेस क्राफ्ट है, तो वो कहते हैं कि हो सकता है हो, और फिर बाकी लोग भी वहाँ पे आ गए होते हैं अगली शिफ्ट वाले। सो वी थिंक बट इट्स नीड्स वॉचिंग, बाकी लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसे लगता है मगर हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में है क्या। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये हम देखते हैं इसके पार्ट 2 वाली वीडियो में।